जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़ स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे खूब सारे वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे स्मरण बैच का। ये प्रैक्टिस बैच फॉर सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए सीए फाइनल का ये बैच शुरू हुआ है, जो एक तरह से सेमी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। सेमी कॉम्प्रिहेंसिव बैच मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच 160-170 आवर्स का आईडीटी का होता है, वो आईडीटी 130 आवर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब फास्ट ट्रैक से ज़्यादा, कॉम्प्रिहेंसिव से थोड़ा सा कम। ये स्टार्ट हो गया आपका 15 दिसंबर से। तो इसके जो लेक्चर आपने मिस कर लिए उनका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आईडीटी के बैच का टाइमिंग होगा 9:15 टू 11:15 मॉर्निंग में ना। इसके बारे में अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। SCMP जो है सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, दुर्गेश सिंह सर DT लेने वाले हैं, IDT मैं लेने वाला हूँ महेश गौड़ सर। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। ये कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जो रैंकर्स हैं और कुछ लेजेंडरी स्टूडेंट्स की डिटेल है। ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है अभी आपके लिए, 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स। तो अब 3 मंथ्स का और 12 मंथ्स का ये दो प्लान आप यूज कर सकते हैं, बराबर है। MGST कोड यूज करने पे आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 10%। ये ग्रुप 2 की डिटेल और ये कॉम्बो की डिटेल यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐसे एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके ना, यहाँ पे हमारा RCM कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में हम बेटा सेक्शन 10(1), 10(2) एंड 10(2)A दोनों हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले हम सेक्शन 10(1) कवर करते हैं बेटा। 10(1) जो है वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, किस हिसाब से जरा देखते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर है बट अदर देन नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हो आप। नोटिफाइड गुड्स का मतलब क्या हो गया बेटा आपके, ये आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरेटेड वाटर। ये देखो नोटिफाइड गुड्स कौन, आइसक्रीम वगैरह, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स और एरेटेड वाटर। ये जो है इनकी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, अदरवाइज मैं कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ बेटा। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर मैं डीलर हूँ, ट्रेडर हूँ, माल खरीदता और बेचता हूँ, वो आ सकता है कंपोजिशन स्कीम में। अब उसके लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि वो नोटिफाइड गुड्स का डीलर नहीं होना चाहिए। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर जो रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है, किसकी बेटा, रेस्टोरेंट की, आउटडोर कैटरिंग की, उनकी सर्विस प्रोवाइड करता है, खाली वही सर्विस प्रोवाइडर, वो 10(1) में कवर होते हैं। 10(1), 10(2) में इनमें कवर होंगे। और अदर सर्विस प्रोवाइडर है वो 10(2) में कवर होंगे। एक्चुअली अदर सर्विस प्रोवाइडर वर्ड यूज नहीं किया गया, 10(2) के लिए यूज किया गया। जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, बराबर, वो 10(2) के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बराबर है। लेकिन वहां पे भी उन्होंने बोल दिया नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर 10(2) के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो जरा देखते हैं बेटा, आ जाओ। सबसे पहली चीज ऑप्शनल। ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये ऑप्शनल स्कीम है और 10(2) भी ऑप्शनल स्कीम है जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए जनरली होती है। एलिजिबल पर्सन कौन है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। बट सर्विस प्रोवाइडर में रेस्टोरेंट वाला ही आ सकता है 10(1), 10(2) के में। और 10(1) एंड 10(2) में। 10(2) में कौन कौन एलिजिबल है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर, अदर सर्विस प्रोवाइडर, वो यहाँ पे आएंगे। एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट इधर कवर हो गया 10(1) में। और एनी पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, बट याद रखना मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स वो इधर कवर नहीं होगा, वो नहीं आना चाहिए। अग्रीगेट टर्नओवर, अगर प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का मेरा टर्नओवर 75 लाख या 150 लाख क्रॉस है, 75 लाख या 150 लाख क्रॉस है प्रीवियस ईयर का, तो मैं 10(1) और 10(2) के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन अगर 10(2) की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर का अग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। 50 लाख तक है तो ही मैं 10(2) के लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। सर ये 1.5 करोड़ और 75 लाख दो लिमिट क्यों दी गई 10(1) और 10(2) में, उसका रीज़न है बेटा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है, बराबर, कौन सा, सतनाम UK, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सतनाम और उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। इनमें अगर आपकी यूनिट है या एक से ज़्यादा यूनिट है, उनमें से कोई भी यूनिट, एक भी यूनिट अगर इस एरिया में है तो 75 लाख से ज़्यादा अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते 10(1) में। लेकिन अगर इनके अलावा किसी और स्टेट में इनमें एक भी यूनिट नहीं है, आपकी एक भी यूनिट नहीं है, तो उस केस के अंदर 150 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। 150 लाख तक का टर्नओवर था प्रीवियस ईयर में तो आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। लेकिन 10(2)(a) के लिए 10(2)(a) के लिए 2A कैसे 10(2)(a) ब्रैकेट में बेटा, ओके, 10(2)(a) के लिए उसके लिए आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ना, अब बात आती है अग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एक सिंपल वे में समझाता हूँ। अग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग अगर आज के बाद कुछ भी आ जाए कंपोजिशन स्कीम के लिए, इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, चाहे 10(1) की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है या 10(2)(a) की बात हो रही है, याद रखना ऑल आउटवर्ड सप्लाई, पिछले साल आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की थी सब आएगा, चाहे वो एग्जम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, बराबर, बट आउटवर्ड, इनवर्ड सप्लाई नहीं। कोई भी इनवर्ड सप्लाई जिसमें आरसी में टैक्स पे करते हो वो कवर नहीं होगी। आउटवर्ड सप्लाई जो आपने दी थी, अब वो सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे इंटर हो या इंट्रा हो, प्रीवियस ईयर की कोई सी भी हो, ऑल आउटवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लाड, लोन, एडवांस डिपॉजिट, इनको छोड़ करके कोई भी, ओके, लोन, एडवांस डिपॉजिट, इसको छोड़ करके हर तरह की आउटवर्ड सप्लाई अग्रीगेट टर्नओवर में आएगी, इतना याद रखना। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की सारी सप्लाई आप देखोगे। अब टैक्स रेट, अगर आप 10(1) और 10(2) में है तो उस वक्त आपकी टैक्स रेट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 0.5% ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर। अब यहाँ पर अग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हैं, तो जब आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं तो याद रखना आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो इंटर स्टेट सप्लाई तो आपने की ही नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई ही अलाउ होती है कंपोजिशन स्कीम के लिए, आप जानते हैं। तो ऑल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आउटवर्ड सप्लाई है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस डिपॉजिट नहीं आएगा, बस उसको छोड़ करके सारी इंटरेस्टेड सप्लाई जितनी भी, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो, सब अग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। उसका 0.5% CGST, 0.5% SGST, बट ट्रेडर हो तो 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का 0.5% पे करोगे अगर आप ट्रेडर हो तो, और 0.5% SGST, तो CGST 0.5%, SGST 0.5%, और रेस्टोरेंट हो तो 2.5% ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर। फिर अग्रीगेट टर्नओवर आया मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस डिपॉजिट को छोड़ करके ऑल आउटवर्ड सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट है, बराबर है, उसका 2.5% CGST, 2.5% SGST। लेकिन अगर आप कंसेशन रेट स्कीम में, मतलब आप 10(2)(a) में है, तब आपको 3% ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी इंटरेस्टेड सप्लाई होती है तो ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस डिपॉजिट, उसको छोड़ करके सारी आउटवर्ड सप्लाई, और वो भी क्या, इंट्रा, क्योंकि इंटर अलाउ नहीं होगा अगर आप इस स्कीम में आ चुके हो तो। इस कंपोजिशन स्कीम होल्डर एलिजिबल फॉर मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर आप 10(1) और 10(2) वाले कंपोजिशन स्कीम में हो और आप मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो और आप कुछ सर्विस भी देना चाहते हो साथ में, तो क्या सर्विस दे सकते हो? यस, बट कितनी सर्विस दे सकते हैं? प्रीवियस ईयर जिस भी स्टेट का निकालना हो, जिस भी स्टेट का, इसमें स्टेट वाइज निकाला जाता है बेटा। मान लीजिए मेरी एक यूनिट है मुंबई में, एक यूनिट है बड़ौदा में, तो जब मैं ये देखूंगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो मुंबई और बड़ौदा दोनों का टर्नओवर क्लब किया जाएगा। लेकिन जब ये देखना है कि मैं सर्विस दे सकता हूं या नहीं दे सकता, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मेरी मुंबई में भी एक यूनिट है, एक यूनिट बड़ौदा में, और मुंबई की यूनिट से मैं सर्विस भी देना चाहता हूं, मतलब गुड्स तो सप्लाई करूंगा, मैन्युफैक्चर हूं तो माल बना करके तो बेचूंगा, या ट्रेडर हूं तो माल खरीद करके बेचूंगा, बट साथ में सर्विस भी देना चाहता हूं, तो मुंबई की यूनिट का जो मेरा टर्नओवर है, बराबर, मुंबई की यूनिट का टर्नओवर देखा जाएगा बेटा।
प्रीवियस ईयर टर्नओवर ऑफ मुंबई यूनिट, जो भी स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसका भी लेना हो, उसका 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, उतनी सर्विस में दे सकता हूँ, उतनी सर्विस दे सकता हूँ गुड्स के साथ साथ। मतलब गुड्स भी बेचूंगा, गुड्स माल बना करके बेचूंगा, गुड्स खरीद करके बेचूंगा, बट साथ में सर्विस भी दे सकता हूँ, बट इस लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकता, इतनी ही दे पाऊंगा। अगर क्वेश्चन बोल दे मुंबई की यूनिट का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है वो था 120 lakhs, बराबर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है 120 lakhs, तो और बड़ौदा का टर्नओवर है 80 lakhs, नहीं 80 lakhs नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 10 lakhs। बड़ौदा का टर्नओवर है आपके बेटा 10 lakhs। इस केस के अंदर मुझे मुंबई की यूनिट से सर्विस देनी, तो इसका 10% मतलब 12 lakhs दे सकता हूँ, और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो कितना 12 lakhs। 12 lakhs तक की सर्विस दे सकता हूँ मैं गुड्स के साथ साथ में। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग। मैंने कहा ना ऑल आउटवर्ड सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंटरस्टेट हो, इवन यहाँ तक कि इंटरस्टेट सप्लाई जब प्रीवियस ईयर का देखोगे, करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए अगर, बराबर, तो आप इंटरस्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं अपनी ही यूनिट को किसी को माल बेच रहा हूँ, वो वाला भी टर्नओवर में काउंट होगा। मैं मुंबई से बड़ौदा माल भेजा मैंने, तो उस केस में प्रीवियस ईयर में मुंबई से बड़ौदा भेजा, तो वो भी मेरे टर्नओवर का पार्ट होगा, भले मैंने अपनी ही यूनिट में क्यों ना भेजा हो। क्या कवर नहीं होता? जीएसटी कवर नहीं होगा, कंपनसेशन सेस कवर नहीं होगा, या इनवर्ड सप्लाई जिस पे मैं आरसी में टैक्स पे करता हूँ वो इधर कवर नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट यहाँ पे कवर नहीं होगा बेटा। ना हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनलिटी स्कीम। कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनलिटी स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, जरा देखते तो यहाँ पे बोला गया कौन नहीं ऑप्ट कर सकता। पहला सर्विस प्रोवाइडर, तो ये बात हो रही है 10(1) की और 10(2) की। बोला 10(1) और 10(2) में सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ सकते, खाली एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, बराबर है। हाँ, बट मैन्युफैक्चरर और डीलर सर्विस दे सकते हैं, बट लिमिट में। लिमिट कितनी? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, बस। लेकिन 10(2) में हो तब हर तरह का सर्विस प्रोवाइडर अलाउ है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? ये सिर्फ कंपोजिशन स्कीम 10(1) के लिए एप्लीकेबल है, 10(2) के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये वाला पॉइंट कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ सकता। दूसरा, पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे कर रहे हैं, अल्कोहल, पेट्रोल वगैरह, शेड्यूल 3 की सर्विस गुड्स वगैरह बेच रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्यों आओगे आप? क्योंकि जब आपका टैक्स लगता ही नहीं है तो क्यों कंपोजिशन स्कीम में आओगे? तो वो नहीं आ सकता। पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हैं तो फिर नहीं आ सकता, बट इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा है तो क्या इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं बेटा? सर्विस भी अलाउ नहीं है। 10(2) में जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए बोला कि इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस वो नहीं कर सकते, तो वो तो इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स दोनों ही नहीं कर सकते। लेकिन आप 10(1) और 10(2) में है तो उस केस में इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउ नहीं है, बट इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया बेटा 10(1) और 10(2) के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो आप, जो TCS काटता है, बराबर, वो इधर नहीं आ सकता है, बराबर। मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स हो तो नहीं आ सकते हो। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। समथिंग टू नो, कुछ नई बातें आपको जाननी है जो आप शायद जानते हैं, शायद ना जानते हैं। कौन कौन सी चीज़ें जरा देखते हैं ना। जो इस ऑप्शन के अंदर आ जाता है, बराबर है, वो ऑटोमेटिक इस ऑप्शन से निकल जाएगा ऑटोमेटिक। कब? जब उनका टर्न ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देगा। कौन सी? 1.5 CR वाली, या 75 lakhs वाली, और या 50 lakhs वाली। ये 10(2) के लिए और ये 10(1) के केस में। ओके, कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली। मेरी एक यूनिट मुंबई में है, एक यूनिट बड़ौदा में है। मैं चाहता हूँ कि बड़ौदा की यूनिट रेगुलर स्कीम में रहे, मुंबई की यूनिट जो है कंपोजिशन स्कीम में आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या तो दोनों कंपोजिशन में आएगी या दोनों फिर रेगुलर में रहेगी। यूनिफॉर्मली इस स्कीम को लेना पड़ेगा। द टैक्सेबल पर्सन इज कवर्ड अंडर 10 और 10(2) है, बराबर है ना। तो मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ मैं अपनी पॉकेट से 0.5%
ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर या 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई या 2.5% ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर या 3% ऑफ अग्रीगेट टर्नओवर। ये जो CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट मैं पे करूंगा बराबर, वो अपनी पॉकेट से पे करूंगा, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, मैं ITC का बेनिफिट नहीं ले सकता, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता अगर मैं इस स्कीम में हूँ तो। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लाई टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लाई। मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, मैं किसी को सर्विस या गुड सप्लाई नहीं कर सकता जो दूसरी स्टेट का पर्सन है, लेकिन मैं दूसरी स्टेट से खरीद सकता हूँ, प्रोक्योर कर सकता हूँ, वो अलाउ है। अगर मैं अंडर सेक्शन 10(2)A में या 10(1) में हूँ तो मुझे अपने जो भी प्रोमिनेंट पार्ट है, जो भी मेरे बिजनेस का, जो भी मेरा मेन जो है एंट्रेंस वगैरह है, वहाँ पर मुझे साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, जिसपे प्रोमिनेंट प्लेस पे मुझे ये लिखना पड़ेगा क्या, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उस पर लिखना पड़ेगा क्या, कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। टैक्सेबल पर्सन शेल नॉट पे टैक्स अंडर RCM ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये क्या बोलता है, शेल पे टैक्सेबल पर्सन शेल पे टैक्स अंडर RCM ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मान लीजिए बेटा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ और कंपोजिशन स्कीम के अंदर हूँ मैं, तो मैं आउटवर्ड सप्लाई के लिए बोला गया कि मुझे 0.5% टैक्स पे करना है या 2.5% या 3% पे करना है, लेकिन इनवर्ड सप्लाई पे मैं नॉर्मल रेट से ही टैक्स पे करूंगा अगर वो RC में टैक्सेबल हो रही है और मैं रिसिपिएंट हूँ तो, बराबर है। सेम इन CRS जहाँ पे लिखा है ना बेटा, उसका मतलब है कंसेशनल रेट स्कीम जो 10(2)A वाली होती है। ओके।